चलिए, नेशनल लेवल की बात आप अलग करते हैं, नेशनल लेवल पे आपके पास नंबर है नहीं है, लेकिन आप हर स्टेट में एक साथ ले आइए ना, क्या दिक्कत है? यूपी में आपकी सरकार पिछले 10 साल से है, वहां पर तो अभी तक नहीं आया। बंगाल में आए और 6 महीने के अंदर आप कह रहे हैं कि यूसीसी ला रहे हैं। हर स्टेट में कुछ अलग विषय है। देखिए, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, कई जगह जो है, आपको पता होगा, इनको नहीं पता है जो तुष्टिकरण की बातें करते हैं। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 जहां जहां लागू होते हैं वहां अलग प्रावधान आ जाते हैं, ट्राइबल क्षेत्र के लिए अलग प्रावधान आते हैं। तो कुछ उसमें जो है बंदिशें हैं, या तो वो राष्ट्रीय स्तर पर जब आता है तभी वो सब जगह एक साथ लागू हो जाता है, अन्यथा जो है जो स्टेट में एक एक करके लागू हो रहा है, ये नेशनल कंसेंसस की ओर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो लोग ये बार बार पूछते हैं कि तारीख कब बताओगे, तारीख अगले 2 साल में ये यूसीसी मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो जाएगा। ठीक है। शादाब जी, आपके नेता ने बहुत बड़ी बातें कह दी और संवैधानिक तक इसको बता दिया, वारिस पठान ये कह रहे हैं, लेकिन वो हर आर्टिकल का जिक्र करते रहे। 25 का जिक्र कर दिया, 26 का जिक्र कर दिया, 44 का जिक्र नहीं किया उन्होंने। क्यों असंवैधानिक है? मोनिका जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि आर्टिकल 44 जिसको कहते हैं, इसमें कहीं भी इंसिस्ट नहीं किया गया है और ना ही वो फंडामेंटल राइट है। ये बड़ी विडंबना है कि आप 25 से ऊपर 44 को रखना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 14 से बढ़कर के आप 44 को बनाना चाहते हैं, और सच्चाई तो यह है कि यूनिफॉर्मिटी भारत के डीएनए में ही नहीं है। ईश्वर ने जब भारत को बनाया उसमें अलग अलग वेदर है और भारत के अंदर अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेजेस है। क्या आप सबको समान बना देंगे? यूनिफॉर्मिटी इज नॉट आवर डीएनए। अगर कोई यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है, बताइए तोहिन सिन्हा जी, क्या उत्तर प्रदेश का नागरिक हिमाचल में जाकर के जमीन खरीद सकता है? बता दीजिए मुझे। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या आप जो आदिवासी भाइयों के पर्सनल लॉज को खत्म करने वाले हैं, आप ये बोलने वाले हैं कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होगा कि किसी को आरक्षण नहीं होगा, सब समान प्रक्रिया में आएंगे? सिर्फ और सिर्फ ये लोग राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों की शरीयत में मदाखलत करना चाहते हैं, जो मेरा आर्टिकल 25 के जरिए मेरा फंडामेंटल राइट है, उससे ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं लगातार तोहिन सिन्हा जी को चैलेंज कर रहा हूं कि वो ये कह दें कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होगा कि भारत में एक ही कानून होगा, आरक्षण या तो सबको बराबर होगा या किसी को नहीं होगा। ये आपकी जो दिल की बात है जबान पर लेकर के आगे दिखाइए ना। जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। क्या आदिवासी भाइयों के पर्सनल लॉज को आप लेने वाले हैं? शादाब जी, मेरे एंडोर्समेंट बोर्ड में कहते हैं सुनिए, अच्छा गैर मुस्लिम आप शरीयत की बात कर रहे हैं, आप यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी महिला, चलिए हम सिर्फ महिलाओं की यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं। हम उन बच्चियों के अधिकारों की बात करते हैं जिनकी 12-13 की उम्र में शादी हो जाती है। उम्र में जिनसे शादी होती है बड़ी उम्र के होते हैं, बच्चियों की एजुकेशन नहीं हो पाती है, उनका बाल विवाह हो जाता है, महिलाओं को डिवोर्स की बात, सुनिए सर, मेंटेनेंस नहीं मिल पाता है। हम सिर्फ महिलाओं के हक की बात कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं यूनिफॉर्मिटी की। हाँ बिल्कुल मोनिका जी, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने महिलाओं की और बेटियों की चिंता की, बहुत जरूरी है। क्या कोई आंकड़ा सरकार के पास है कि सिर्फ मुसलमानों के अंदर 12 या 14 वर्ष की आयु में कितनी मैरिज हुई है? सरकार के पास आंकड़ा तो होना चाहिए। क्या कोई आंकड़ा है? और दूसरी बात, क्या उत्तर प्रदेश या पूरे देश में मुस्लिम बच्चियों की शिक्षा के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान? क्या इनको इतनी चिंता है ना मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की, उन्नति की, सम्मान की, अधिकार की? बिल्कुल स्वागत है, करिए। आप कीजिए कि मुस्लिम महिलाओं को हम एजुकेशन में रिजर्वेशन देंगे, उनको जॉब में रिजर्वेशन देंगे, सरकारी नौकरियों में, हम स्वागत करेंगे। आप चिंता है ना आपको, आंकड़े प्रस्तुत करिए, मैं चुनौती दे रहा हूं। लेकिन इनको सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का नाम लेकर ये तमाम चीजों पे बात करके, गुमराह करके तुष्टीकरण करना है, और इसीलिए तोहिन सिन्हा जी की पार्टी ये काम कर रही है। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी जी बोलिए। देखिए मोनिका जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि विपक्ष देश को गुमराह क्यों करता है। हर मुद्दे के ऊपर इनको राजनीति क्यों करनी होती है? वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति आप कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति ये कर रहे हैं ना, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके रखना चाहते हैं। ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं मुसलमानों को। इनकी दिक्कत ये है कि ये कोशिश इनकी हमेशा से रहती है कि मुसलमानों को कुछ देना ना पड़े, उनके जब हक की बात आए तब मुसलमानों को हक ना देना पड़े उनका। इन्होंने हमेशा आजादी से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनका शोषण करने का काम किया। उनको हक देने की जब बात आती है तब तब इनके गले से आवाज निकलना शुरू हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती
कानून के पास व्यक्ति कब जाता है? जब विवाद होता है। और अगर विवाद है तो ऐसी स्थिति में क्या हर व्यक्ति का कानूनी हक एक नहीं होना चाहिए? अब भाई आपको कोई मना नहीं कर रहा है कि आप अपनी धर्म की आस्था के तहत काम करिए, परंतु अगर वहीं पे किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है तभी तो वो कोर्ट में जाएगा ना, ऐसे तो नहीं जाएगा। भाई अगर आपको किसी भी स्थिति के अंदर कहीं पे भी ये लगता है कि हाँ हमको न्याय नहीं मिला, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पुरुष हो, तभी वो कोर्ट में जाता है। और कोर्ट में एक सामान्य कानून होना ये हर भारतीय का हक है। और भारत की जब आप बात करते हैं, और अभी इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि हिमाचल में क्यों नहीं जमीन खरीद सकते। अरे भाई वो पहाड़ी इलाका है, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, पहाड़ी इलाकों के अंदर अगर आबादी बढ़ेगी तो वहां पे विनाश होगा, इसलिए नहीं खरीद सकते। आप क्या चाहते हैं कि वहां पे विनाश हो? तो इस तरीके के तर्क देके आप सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। सच्चाई ये है कि आप मुसलमानों के अगर सच्चे हितैषी होते तो आप यूसीसी का समर्थन करते, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा ना कि यूसीसी के लिए क्या है। यूसीसी क्या है? यूसीसी एक सामान्य कानून है जो हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। अब मुझे बता दीजिए, धर्म के आधार पर किसी को न्याय कुछ और मिले और किसी को कुछ और मिले, क्या यह संभव है? कानून की दृष्टि में संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान को भी हमको एक धर्म की तरह देखना चाहिए, भारत के संविधान को, और उस धर्म के अंदर हर व्यक्ति एक बराबर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये गुमराह करने का काम करते क्यों हैं? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने ही समाज के साथ धोखा। ठीक है, राजनीतिक लाभ पर मैं आऊंगी आपके पास। शादाब जी, कि शादाब शम्स जी हमारे साथ जुड़े हो उत्तराखंड में जहां लागू हो चुका है। मैं अब उनसे पूछती हूँ कि शादाब जी, क्या वहां पर चेंजेस आए हैं? क्या ऐसा मुसलमानों के अधिकारों पर या अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर इस तरीके से वार हो गया है? वहां पर क्या सिचुएशन है? अब आप बता दीजिए, क्योंकि वहां तो लागू हो गया, बाकी जगह तो आना है, ड्राफ्ट आएगा, जो भी होगा वो अलग चीज है। वहां तो आ चुका है, वहां की एक बार आप क्लैरिटी दीजिए, क्या ऐसा बदलाव? देखिए गानिका, पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो। उत्तराखंड यूनिफॉर्मिटी लाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समानता का अधिकार देता है, वन नेशन वन लॉ की बात करता है। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ा मुसलमानों के हमदर्द बन रहे हैं। 1 साल हो से अधिक हो गया है उत्तराखंड में यूसीसी को लागू है, यहां तो कोई परेशानी नहीं आई। ये पूछे ना एमआईएम ने आके कितने यहाँ तांडव किए, कितने हंगामे किए, कितना है तो देश के नेता हैं, तभी यहाँ खामोश क्यों है? इसका मतलब सब कुछ ठीक है। समाजवादी पार्टी, हम तो बड़ा भाई है हमारा उत्तर प्रदेश, लगता हुआ प्रदेश है। अगर ज्यादा दिक्कत थी तो मुझे लगता है यहाँ आके हंगामा किया जा सकता था, लेकिन यहाँ तो कोई हंगामा नहीं हुआ। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत पॉलिटिकल मुसलमानों को है, और वो लोग जो नहीं चाहते कि बहनों को, बेटियों को बराबर का हक मिले। अभी मैं सुन रहा था शादाब चौहान ने कहा कि बड़ा आपको चिंता है सरकारों को मुस्लिम बेटियों की, मुस्लिम बहनों की। हाँ है चिंता, हमें चिंता है, हम दूर करेंगे, क्योंकि तुम नहीं कर पाए जो तुमने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बेड़ा गर्क किया। शाहबानों से लेकर नीचे तक दादागिरी दिखाई और सरकारों को मजबूर किया कि वो झुके।